हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रम ने गौर से अपने सामने के उस खूबसूरत नज़ारे को देखा। शाम का धुंधलापन अब चांदनी रात में बदल गया था। आसपास कुछ दूरी पर पेड़ पौधे थे, पर इतने ऊंचे नहीं थे कि जो आसमान की चांदनी को नीचे आने से रोक सकें। इसलिए चांदनी रात में इस खूबसूरत जगह का नज़ारा बहुत हद तक साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि ढूंढने के बावजूद भी आसमान में चांद कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था। जाने किस बादल की ओट में छिपा हुआ इस तरह की खूबसूरत चांदनी बिखेर रहा था, या फिर ऐसा लग रहा था इस खूबसूरत चांदनी रात में जो नज़ारा आज जमीन पर उतरा था, उसे देखकर चांद खुद अपनी खूबसूरती पर शर्माता हुआ छुप गया था। एक करीब 50 से 60 फुट डायमीटर वाले सर्कल के आकार का सामने छोटा सा खूबसूरत सा बगीचा था, या फिर ऐसा कहें कि इस खूबसूरत बगीचे के बीचों बीच वहां पर पानी का एक कुआं था। इसलिए उस जगह को बिल्कुल साफ रखा गया था। यहाँ पर आसपास कोई ऊंचा घना पेड़ नहीं दिख रहा था, बल्कि छोटे छोटे फूल पौधे ही लगे हुए थे। बेला, गुलाब, जूही, रातरानी जैसे खूबसूरत और सुगंधित फूलों के पौधे लगे हुए थे। हल्की हल्की ठंडी ठंडी जो हवा बह रही थी, उस हवा के साथ ही इन फूलों की खुशबू भी रह रहकर नाक से टकराती थी, जो कि अपने आप में एक अलग ही तरह का नशीला माहौल बना रही थी। जिस तरह से एक पुरानी वाइन धीरे धीरे चढ़ते हुए इंसान को अपने नशे के आगोश में ले लेती है, उसी तरह से इस माहौल ने धीरे धीरे विक्रम के दिल और दिमाग पर छाते हुए उसे अपने आगोश में ले लिया था। विक्रम का दिल और दिमाग अब पूरी तरह से इस माहौल की खूबसूरती के रस को पीने में डूब गया था। वो नेचर लवर तो था ही, ऐसी खूबसूरती उसकी आंखों से भला कैसे छूट पाती। वो एक एक चीज को गौर से देखे गया। फिर अचानक से उसके कानों को वही गीत सुनाई पड़ा। इस बार उसने आवाज की दिशा में बहुत ध्यान से देखा और अपना पूरा ध्यान इस गीत के बोल को सुनने के लिए लगा दिया। इस बगीचे के बीचों बीच जो कुआं था, वहां पर कुछ लड़कियां या फिर औरतें प्योर राजस्थानी कपड़े, रंग बिरंगा घाघरा चोली और दुपट्टा पहने हुए बैठी थीं। एक लड़की कुएं से पानी खींच रही थी। बाबा ने दे रखी धन की गठरी, पर तेरे बिन ये धन धन न लगे मोहे, नाग बन डसे ये धन की गठरी, तेरे प्रेम की मैं प्यासी दिल से पुकारती, अब तो आजा राणा सा तुम्हारा इंतजार है। कुएं से पानी खींच रही लड़की ये गीत गा रही थी और गुनगुनाते हुए उसकी सहेलियां उसका साथ दे रही थीं। बीच बीच में गीत के साथ ही हंसी मजाक भी हो रहा था। विक्रम ने उनके पहनावे से अंदाजा लगाया कि ये लड़कियों का ही झुंड था, क्योंकि इन लोगों ने कलाइयों में तो चूड़ा पहन रखा था, लेकिन उसमें सुहाग का चूड़ा किसी के हाथ में नहीं था। विक्रम बेखुद सा देखे गया। किसी के भी चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, क्योंकि लगभग सब ने चेहरे पर हल्का घूंघट डाल रखा था। तब विक्रम की नजर उनके कपड़ों पर गई। रंग बिरंगे चटकीले घाघरा चोली पहनी हुई सारी लड़कियां एक जैसी ही मालूम होती थीं। बस उस लड़की का दुपट्टा ही बड़ा और रेशमी गोटेदार था, जो कि पानी खींचते हुए गीत गा रही थी। सभी लड़कियों के हाथ में घड़े थे, जो कि शायद पानी लेने के लिए वहां बैठी थीं। रह रहकर गीत पर अपनी धुन बजाने के लिए वो अपने घड़े पर ढोलक जैसी ताल ठोकने लगती थी, लेकिन मिट्टी के घड़ों से निकलने वाली आवाज और इस आवाज में काफी अंतर था। विक्रम को म्यूजिक में इंटरेस्ट था। वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट खुद बजा लेता था, इसलिए उसने तुरंत इस आवाज के अंतर को पहचान लिया। तभी उसने ध्यान से उनके घड़े को देखा। उम्मीद के मुताबिक ये घड़े मिट्टी के नहीं बल्कि किसी मेटल के ही बने हुए थे। जिस पीले रंग की धातु के ये बने हुए थे, वो या तो पीतल हो सकती थी या फिर प्योर गोल्ड, क्योंकि चांदनी रोशनी में इन घड़ों का रंग बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह चमक रहा था और हर घड़े के ऊपर खूबसूरत नगीनों के साथ कलाकारी की गई थी, जो कि चांदनी रोशनी में चमकते हुए अपनी सतरंगी छटा बिखेर रहे थे। जिस तरह से इन लड़कियों ने अपने घड़े को एक लाइन में सजाकर खूबसूरती से रखा था और खुद भी उसी तरह से एक लाइन में बैठी हुई थी, इस चीज को देखकर विक्रम को कुछ आश्चर्य हुआ। विक्रम का ध्यान एक विशेष चीज पर गया। ये कुल 6 घड़े थे और इन 6 धड़ों के साथ 6 लड़कियां कुएं के मुंडेर के आसपास बैठी थीं और 7वीं लड़की जो कि कुएं से पानी खींच रही थी, उसके हाथ में भी अब ठीक इसी तरह का 7वां घड़ा था।
वो बारी बारी से अपने घड़े से शायद पानी खींच रही थी और इन घड़ों में डाल रही थी। तभी विक्रम का ध्यान इन लड़कियों के दुपट्टे के रंग पर भी गया। सातों लड़कियों के दुपट्टे का रंग इंद्रधनुषी रंग में अलग अलग रंग का था, लाल, पीला, हरा, नीला, जामुनी, नारंगी। बस सातवीं लड़की का दुपट्टा जाने किस रंग में था, क्योंकि उसमें इंद्रधनुष की तरह सातों रंग बिखरे हुए थे और उसके किनारी का गोटा बिल्कुल सुनहरा था, जिसमें रंग बिरंगे नग लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सोने के तारों से बनाकर अनकट डायमंड का उसमें गूंथा हुआ हो। 7 रंग, 7 सुर और 7 घड़े और उसके साथ साथ ये 7 खूबसूरत लड़कियां। व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन! विक्रम तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन विक्रम ने गुस्से से अपनी तलवार उस लड़की के पैरों की तरफ चला दी। लड़की लहराती हुई जाने कहाँ नीचे गिर गई, लेकिन उसके दोनों पैर कट गए थे और एक खून के फव्वारे ने विक्रम के साथ साथ आशी को भी नहला दिया था। विक्रम की आंखें बंद हो गई थीं। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जाने कितनी देर तक विक्रम को जैसे कोई होश ही नहीं था। तभी विक्रम के कानों में विकल्प की आवाज सुनाई पड़ी, भाई भाई, जो कि उसे हिलाते हुए जगा रहा था। विक्रम ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और शायद वो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। तू चिंता मत कर, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये शायद विकल्प के शब्द थे जो कि फिर से बेहोश होने से पहले विक्रम के कानों ने सुने थे। राजस्थान। पारो जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने कॉरिडोर में ही सारी बातें सुन ली थीं और उसे काफी कुछ समझ में भी आ गया था। वो पुलकित सिंह और समर्थ सिंह के पास जाने लगी ताकि पूछ सके कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। पुलकित सिंह ने फोन पर पारो से सिर्फ इतना कहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके सिटी हॉस्पिटल आ जाए, यहाँ एक इमरजेंसी है। पारो को ऐसा लगा कि उसने तुरंत उर्मिला को हॉस्पिटल भिजवाया है। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई होगी या फिर कोई बात होगी, इसलिए पारो तुरंत निकल आई। वो कॉरिडोर पार करके आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसे सामने वाली लॉबी में डॉक्टर से बात करती हुई आशी दिखी। आशी, हॉस्पिटल किस लिए आई है? पारो के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए और उसने धीरे से आशी की पीठ पर हाथ रखा। आशी झटके से मुड़ी और पारो को यहाँ देखकर सरप्राइज सी हो गई। पारो मासा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कॉलेज गई थी ना? पारो ने गौर से आशी को देखते हुए पूछा, जिसके कपड़े और हुलिया कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा था। कुछ नहीं मासा, वो हम कॉलेज ही जा रहे थे, पर रास्ते में हमने देखा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बस उन्हीं लोगों को लेकर हॉस्पिटल आए हैं, आशी ने बताया। कहाँ पर हुआ था ये एक्सीडेंट? पारो ने कुछ सोचते हुए पूछा। जाने क्यों उसकी सिक्स्थ सेंस ने ऐसा कहा कि आशी भी उसी एक्सीडेंट की बात कर रही है जिस एक्सीडेंट के बारे में समर्थ सिंह नर्स से पूछ रहे थे। वो पुराने जिंक्स पैलेस के आगे जो खाई है ना, वहीं पर, आशी ने बताया। लेकिन तुम लोग उस रास्ते पर क्या कर रहे थे? आशी की बात सुनकर पारो का दिमाग ठनक गया। आशी ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। आशी, भाई सा ठीक ही कहते हैं, तेरा दिमाग हमेशा खराब ही रहता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। भले ही कॉलेज की क्लास आज छूट गई हो, लेकिन पारो मासा, अब तो यहीं खड़े खड़े हमारी क्लास लगा देंगी। चुप क्यों हो गई? जवाब दो, आखिर क्या कर रही थी तुम उस रास्ते पर? कहीं तुम फिर से उस पैलेस में तो नहीं गई थी? पारो ने इस बार हल्के गुस्से से पूछा। अरे पारो माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? उस पैलेस में मैं जानबूझकर थोड़ी ना जाती हूँ। उस पैलेस से तो मुझे बहुत डर लगता है। वो तो पहले नींद में चलते हुए चली जाती थी, पर अब मेरी बीमारी ठीक हो गई है, सच्ची, गॉड प्रॉमिस। आशी ने अपने गले को हाथ लगाकर दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर लिए हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चमकाते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर पारो के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए फिर से कठोर शब्दों में ही पूछा, तो फिर उस रास्ते पर तुम क्या कर रही थी? अरे वो पूरे घर का सबसे लायक बेटा जो है ना, सच तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा नालायक है। समझ गई? नहीं समझी तो मैं बता देती हूँ। हमारे बड़े भाई सा मुझसे दुनिया में 5 मिनट ही पहले आए हैं, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हर वक्त अपने बड़े होने का रौब दिखाते रहते हैं। अरे वही अंशुमन भाई सा, उन्हीं को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मैंने कहा भी था कि आप ऑफिस जाइए, मैं अपने किसी फ्रेंड से लिफ्ट ले
ले लूंगी, लेकिन वो नहीं माने। मुझे जल्दी से कॉलेज छोड़ने के लिए उन्होंने पुराने पैलेस वाला रास्ता पकड़ लिया था। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ये तो कहिए कि हम समय से वहाँ पहुँच गए थे, वरना इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था कि किसी की भी जान नहीं बचती। आशी ने कहा, जान तो वैसे भी किसी की नहीं बची है, इतनी जल्दी करने के बावजूद भी हम किसी की जान नहीं बचा पाए। अंशुमन दुखी होते हुए बोला। क्या? पारो और आशी का मुंह आश्चर्य से खुल गया। हाँ पारो मासा, जाने कैसे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा कि गाड़ी रोड पर लगी हुई डिवाइडर को तोड़ती हुई सीधे खाई में जाकर गिर गई थी। ये एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ है कि किसी की भी जान नहीं बची। अंशुमन ने बेहद अफसोस के साथ बताया। पर ये लोग कौन थे? क्या कहीं बाहर से आ रहे थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि उस साइड का रोड खतरनाक है, उसे यूज नहीं किया जाता? पारो ने पूछा। पता नहीं, सुनने में आया कि वो हमारे पुराने पैलेस में सर्वे के लिए आए हुए कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे। अंशुमन ने बताया। पुराने बुंदेला पैलेस में सर्वे? ये कब से शुरू हुआ और किस ऑर्डर से हुआ? पारो ने हल्के गुस्से के साथ अंशुमन की तरफ देखा। अंशुमन के पास पारो की बात का जवाब तो था, लेकिन जानता था कि अगर वो कुछ बोला तो उसे ही डांटने लगेंगी। इसलिए उसने धीरे से सिर्फ इतना ही कहा, आप पापा से इस मैटर पर पूछ लीजिए। पुलकित से तो मैं पूछ ही लूंगी, पहले ये तो पता करूं कि मुझे हॉस्पिटल में किस लिए बुलाया है। क्या यही देखने के लिए? पारो गुस्से में बड़बड़ाती हुई पुलकित सिंह की तरफ जाने लगी। ये क्या कहकर गई पारो मासा? पापा हॉस्पिटल में है, मारे गए? आशी और अंशुमन ने हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब क्या करें भाई साहब? आशी ने परेशान होते हुए पूछा। मुझे क्या पता क्या करेंगे, अब तो जो भी करना होगा पापा सा ही करेंगे। अंशुमन ने भी बेचारगी से जवाब दिया। मैं तो पापा सा से कह दूंगी, सब आपकी ही गलती है। अगर आप उस रास्ते से नहीं आते तो हमें यहाँ हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं पड़ती और हमें इतनी डांट भी नहीं पड़ने वाली थी। आशी ने सारा इल्जाम अंशुमन के सर पर रख दिया। चुप करो, सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम समय से उठकर तैयार हो जाओ तो कभी भी नहीं तुम्हें अपने कॉलेज के लिए लेट होगा और ना ही मुझे ऑफिस के लिए। हम दोनों टाइम पर ही अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। अंशुमन ने कहा। इसमें मेरी क्या गलती है जो रात भर उल्लू की तरह जागती हूँ? आंखें बंद करते ही आंखों के आगे भूत और चुड़ैल घूमने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से तो सुबह में नींद आती है तो तुरंत ही कॉलेज का टाइम हो जाता है। आशी ने मुंह बनाते हुए कहा। हॉरर फिल्में कम देखा कर और हॉरर पढ़ना भी बंद कर दे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू घोस्ट लवर है। अपने इस भूतिया प्रेम को बंद कर दे, वरना किसी दिन ये भूत तुझे उठाकर अपने साथ अपने देश ले जा सकता है। शुभ शुभ बोलो भाई सा, मैं तुम्हें बचाने का उपाय ढूंढ रही हूँ और तुम मुझे उठाकर भूत को ही दे रहे हो। इससे पहले कि डांट पड़े, आज इस भरे हॉस्पिटल में हमारी इज्जत का जनाजा निकले, उसके पहले ही चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। अंशुमन को देखते हुए आशी ने जबरदस्त आइडिया दिया। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? दिल के साथ साथ अपना दिमाग भी अपने घोस्ट लवर को दे दिया है क्या? हम इंसान हैं, भूत नहीं, गायब नहीं हो सकते। अभी भागने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे पहले कि वो खुद हमारी तरफ आए, चुपचाप शांति से चल। अंशुमन आशी का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचता हुआ पारो के पीछे पीछे जाने लगा। शत्रुपा की तबीयत खराब हो गई। पारो को हैरानी थी। जी वो ऐसा? समर्थ सिंह बोले। कहाँ है सुचित्रा? पारो ने पूछा। समर्थ सिंह ने आईसीयू की तरफ इशारा कर दिया। पारो उस तरफ जा ही रही थी कि तभी डॉक्टर बाहर निकल कर आए। सॉरी कुंवर सा, हमने पूरी कोशिश की पर बड़ी रानी सा को पैरालिसिस का अटैक आया है। डॉक्टर ने बेहद अफसोस के साथ कहा। पैरालिसिस का अटैक? डॉक्टर के मुंह से सब सुनकर सबका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। जी, पैरालिसिस क्वाड्रिप्लेजिया, जिसे अक्सर टेट्राप्लेजिया कहा जाता है, गर्दन के नीचे लकवा है। इसमें व्यक्ति के सभी 4 अंग साथ ही धड़ आमतौर पर अफेक्टिव होते हैं। पर रानी सा सिचुएशन कुछ क्रिटिकल है। वो सुन तो पा रही हैं, देख भी रही हैं, लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। हमने अभी उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। हो सकता है कि 24 घंटों के
के अंदर उनकी हालत में सुधार आए और वो साफ बोल भी सके। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी कि आज शत्रुपा के ऑफिस से आते ही मैं उससे बात करूंगी और हम दोनों फिर से महाराज जी से मिलने जाएंगे, ताकि किसी तरह से इस मुसीबत से निकलने का उपाय मिल सके, ताकि किसी तरह से इस महल की बची हुई खुशियों को उस पर पिचासिनी वैशाली बंजारन की बुरी नजर से बचाया जा सके। लेकिन जिसका डर था वो तो अब हो गया। अब कैसे इस डिफिकल्ट सिचुएशन को संभाला जाएगा? एक तो पहले ही इस घर परिवार में इतनी परेशानियां हैं और ऊपर से शत्रुपा की ऐसी हालत। अब कौन इस महल को संभालेगा? क्या होगा अब? पारो चुपचाप वहीं आईसीयू के बाहर चेयर पर बैठती चली गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो घर पर हमने बड़ी मासा से बात की है। उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया है कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही वो मुझे मेरी मनपसंद गाड़ी दिलवाएंगी। बड़ी मासा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इसीलिए तो मैं हॉस्पिटल नहीं आना चाहती। आशी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। सबको वहीं छोड़कर आशी आईसीयू की तरफ बढ़ गई और अब वही कांच की खिड़की से चुपचाप मशीनों में जकड़ी हुई शत्रुपा देवी को भरी हुई आंखों से देख रही थी। आशी के पीछे पीछे अंशुमन भी चला आया। उसने आशी के कंधे पर हाथ रखा। आशी ने अंशुमन की तरफ देखा। अंशुमन की भी आंखें लाल हो गई थी। भाई साहब, ये क्या हो गया? आशी ने रोते हुए अंशुमन से पूछा। अंशुमन ने अपने में अपनी छोटी बहन को समेटे हुए धीरे से उसके सर पर हाथ रखा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में बड़ी मासा ठीक हो जाएंगी और फिर हम सब एक साथ घर चलेंगे। तुम तो मेरी बहादुर बहन हो ना, ऐसे नहीं रोते। तुम ऐसे रोओगी तो बड़ी मासा मुझ पर गुस्सा करेंगी कि जरूर मैंने ही तुम्हें मार के रुलाया होगा। आओ सबके साथ बैठते हैं। कुछ देर तक तो सभी वहीं पर स्टैचू बने खड़े रह गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। विक्रम को शत्रुपा की कंडीशन बता दो, पारो के होठों से निकला। जी बुआ सा, लेकिन अगर उसने यहाँ आने की जिद की तो? समर्थ सिंह ने अपना फोन निकालते हुए पूछा। तो फिर मुझसे बात कराना, वैसे भी अब उसका यहाँ होना जरूरी है, पारो ने कहा। समर्थ सिंह अपना फोन लेकर विक्रम का फोन ट्राई करने लगे, लेकिन विक्रम का फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं बाहर निकल कर ट्राई करता हूँ, समर्थ सिंह ने कहा। पुलकित सिंह भी अपने फोन से घर का नंबर ट्राई कर रहे थे और उनका फोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। क्या हुआ? किसको फोन लगा रहा है? समर्थ सिंह ने पूछा। अरे यार, नव्या को लगा रहा था। आते वक्त उसकी भी तबीयत कुछ सही नहीं थी, सोचा कि उसका भी हाल पूछ लूं। ऊपर से रानी माता की हालत भी बता देता हूँ और ये भी कह देता हूँ कि दोनों बच्चे मेरे साथ हैं। लेकिन शायद मैंने अपना फोन एरोप्लेन मोड पर डाल दिया था, इस कारण अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, पुलकित सिंह परेशान होते हुए बोले। हॉस्पिटल में वैसे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग में ही आपको फुल नेटवर्क मिलेगा, अंशुमन ने कहा। सब लोगों ने उसकी तरफ देखा। अगर विक्रम सा का फोन नहीं लगता है तो विकल्प का नंबर ट्राई कर, दोनों में से किसी से बात हो जानी चाहिए, समर्थ सिंह के साथ निकलते हुए पुलकित सिंह ने कहा। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया था, विकल्प भाई से मेरी बात हुई थी, वो मीटिंग के लिए पूछ रहे थे, अंशुमन ने बताया। तो क्या कहा तुमने? जाते जाते पुलकित सिंह पीछे मुड़े। कुछ नहीं, मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैं बाद में बात करता हूँ। उस वक्त मैं खाई में फंसी हुई इस गाड़ी को निकलवाने के लिए क्रेन की अरेंजमेंट कर रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा बात नहीं की, अंशुमन ने कहा। ठीक है, तुम यहाँ इन लोगों का ध्यान रखना, हम लोग बात करके आते हैं। पुलकित सिंह और समर्थ सिंह बाहर निकल गए। क्या हुआ? क्या सिचुएशन है? क्यों फोन किया है? किसी ने फोन पर दूसरी तरफ से पूछा। सर, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इधर से कहा गया। क्या गड़बड़ हो गई है? शत्रुपा देवी की हालत खराब हो गई है, डॉक्टर ने उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया पैरालिसिस बताया है। अब ये लोग विक्रम को इन्फॉर्म कर रहे हैं, इस आदमी ने बताया। अच्छी बात है, वैसे बुढ़िया टपक की जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। खैर, अब बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बर्बादी का तमाशा देखेगी। विक्रम को तो यहाँ आना ही था, चलो कुछ दिन पहले ही चला आएगा। बच्चे ने बेकार में ही जिद पकड़ रखी थी, अगर जिद नहीं रखता तो शायद उसकी दादी ठीक रहती। उधर से मजाक उड़ाते हुए हंसने की आवाज आई। ये हंसने का टाइम नहीं है सर, एक और प्रॉब्लम हो गई है, इस आदमी ने कहा।
अब कौन सी प्रॉब्लम हो गई है? आपके ऑर्डर के अनुसार पुराने बुंदेला महल में जल्दी सर्वे का काम लगाया गया था, लेकिन जो अधिकारी सर्वे के लिए आए थे वो सब महल के पीछे वाली खाई में अपनी गाड़ी के साथ गिर जाने के कारण सीधे ऊपर पहुंच गए हैं। आदमी ने एक एक शब्द रखते हुए कहा। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी ने उनकी गाड़ी से छेड़छाड़ की थी या फिर कुछ हुआ था? अगर इस बार पैलेस का काम रुका तो हम बहुत घाटे में चले जाएंगे, रोड पर चले आएंगे। पता नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा इन लोगों ने करवाया होगा, और जब हम लोगों ने नहीं करवाया तो फिर पता नहीं किसने करवाया। लेकिन यहाँ पर तो सब उस मनहूस महल के बारे में ही बात कर रहे हैं। करने दो, इन लोगों को इस तरह की बेकार की बात के अलावा कोई काम कहाँ है। तुम वहाँ की सिचुएशन पर नजर बनाए रखो, और जैसे ही कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे फोन करना। बाकी मैं बुंदेला के इस नए दुश्मन और अपने नए दोस्त का पता लगाता हूँ। उधर से फोन काट दिया गया। क्या हुआ, बात हुई? पुलकित सिंह ने समर्थ सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। समर्थ सिंह गुस्से में अपना फोन घूरते हुए देख रहे थे। पुलकित सिंह की आवाज पर झटके से पीछे मुड़े। अरे हाँ यार, आज उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था तो विकल्प को लगाया। विकल्प से बात तो हो गई, उससे कहा कि विक्रम से बात कराओ, तो वो फोन लेकर विक्रम के कमरे में गया और फिर कहता है कि विक्रम भाई सा घर में नहीं है। मैं अभी कुछ पूछता या बताता उसके पहले ही उसने फोन काट दिया, और अब फोन लगा रहा हूँ तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। ये लड़के भी ना हमें पागल करके छोड़ेंगे। समर्थ सिंह ने हल्के गुस्से और अफसोस के साथ सर हिलाया। अगर इस समय विकल्प उनके सामने होता तो निश्चित 2-4 थप्पड़ खा गए रहता। चल अंदर देख कर चलते हैं सिचुएशन क्या है। मेरी नव्या से बात हो गई है, नव्या और भाभी दोनों आ रही हैं, पुलकित सिंह ने कहा। अभी वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर ही रहे थे कि उधर से अंशुमन दौड़ते हुए आया। पापा सा जल्दी चलिए, बड़ी मासा की सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है। क्या? दोनों उसकी तरफ दौड़ गए, इस बात से अनजान कि वो वैशाली बंजारन आराम से दरवाजे पर खड़ी होकर कुटिलता भरी मुस्कुराहट के साथ उन्हें जाते हुए देख रही थी। जाओ जाओ, कितनी भी कोशिश कर लो, इस बार बस उतना ही होगा जितना कि मैं चाहूंगी। मैं और मेरे राणा सा के बीच जो आएगा उसकी यही हालत होगी। ये एक सीधी खाली कोरी धमकी नहीं है, बल्कि चेतावनी है। ट्रेलर तो तुमने देख लिया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इधर विकल्प विक्रम को लेकर अस्पताल में आया था। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक हल्का सा स्लीपिंग पैरालिसिस का झटका था। वो तो समय रहते मिस्टर विकल्प ने आपको देख लिया, जिससे कि वो आपको यहाँ लेते आए, वरना आपकी सिचुएशन बिगड़ सकती थी, डॉक्टर रस्तोगी ने कहा। विक्रम और विकल्प ने समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। इंडिया से समर्थ सिंह का फोन आने के बाद विकल्प अपना फोन लिए हुए विक्रम के कमरे में आया था। वहां पर उसने विक्रम को बुरी तरह से अर्ध बेहोशी की हालत में बेड पर हाथ पैर पटकते हुए देखा। वो जाने क्या क्या बोल रहा था, लेकिन विकल्प को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बुरी तरह से घबरा गया था। उसे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से विक्रम को क्या हो गया है, इसलिए वो तुरंत विक्रम को लेकर हॉस्पिटल आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। डॉक्टरों ने कुछ ही देर में सिचुएशन संभाल ली थी, जिसके कारण विक्रम को 1-2 घंटे में ही होश आ गया था। लेकिन विक्रम के दिमाग में अभी भी उसका इंक्लूजन घूम रहा था। उसे काफी अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन धुंधला सा जरूर याद आ रहा था कि उसने अपने साथ आशी को देखा था, और साथ में हमेशा की तरह वो सतरंगी चुनर वाली लड़की भी थी, जिसका चेहरा इस बार भी विक्रम अच्छे से नहीं देख पाया था। इसलिए वो विकल्प के साथ ही डॉक्टर रस्तोगी से मिलने आया और उन्हें सारी बात बताई। और इस टाइम दोनों डॉक्टर रस्तोगी के क्लिनिक में बैठे हुए थे। पर ऐसा हुआ ही क्यों? कोई तो कारण होगा। आखिर ये सब भाई के साथ ही क्यों होता है? विकल्प ने कुछ ऊंची आवाज में तेजी से पूछा। उसका सवाल सुनकर डॉक्टर रस्तोगी और विक्रम ने उसकी तरफ चौंकते हुए गौर से देखा। विक्रम की नजरों में कुछ नागवारी थी, जिससे कि विकल्प को अपने लहजे की तेजी समझ में आ गई थी। इसलिए उसने थोड़ा धीरे से रुकते हुए आराम से कहना शुरू किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्लीपिंग पैरालिसिस का अटैक विक्रम भाईसा को आया ही क्यों? विकल्प ने अपना क्वेश्चन क्लियर करते हुए कुछ डिटेल में कहा। स्लीपिंग पैरालिसिस के अटैक मोस्टली ज्यादा स्ट्रेस लेने से होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर विक्रम सिंह बुंदेला अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए विक्रम की तरफ देखा, जबकि विक्रम का दिमाग डॉक्टर की बात को सुनता कुछ और ही सोच रहा था। कल रात जो उसने इंक्लूजन देखा था वो पूरी तरह से उसे क्लियर नहीं था, कुछ धुंधला धुंधला था।
लेकिन वो अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। विक्रम को कुछ न बोलते हुए पाकर डॉक्टर ने आगे कहना जारी रखा, मैं समझ सकता हूँ कि आप एक बहुत बड़ा एम्पायर संभालते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में आपका नाम है। इस चीज को कंटिन्यू करना अपने आप में एक चैलेंज है। शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से मिस्टर बुंदेला को कुछ ज्यादा ही मेंटल स्ट्रेस हो गया है। डॉक्टर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने काम को ही ज्यादा एंजॉय करता हूँ। मैं जितना ज्यादा काम करता हूँ उतना ही इस तरह की फालतू चीजों से दूर रहता हूँ। खाली होते ही मेरे दिमाग में ये बिना सिर पैर के कन्फ्यूजन्स आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कन्फ्यूजन मुझे दूसरे ही तरह के इंक्लूजन्स देने लगते हैं। विक्रम ने अपनी चेयर पर रिलैक्स होकर बैठते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने जिस तरह के इंक्लूजन की बात की थी तो उस चीज को मैंने और भी साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस किया था। लास्ट डिसीजन यही निकला कि ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसे हम डोमैटोफोबिया, ओइकोफोबिया या इकोफोबिया कहते हैं। मैंने आपके पूरे केस को अच्छे से स्टडी किया है। डोमैटोफोबिया का डर बहुत ज्यादा भयानक नहीं होता तो क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप अपने इंक्लूजन्स में भी अधिकतर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका डर अभी भी आपकी कंट्रोल में है, लेकिन जब उस इंक्लूजन में फंसने का डर होता है तो ये क्लिथ्रोफोबिया है। यहाँ तक कि चरमराती या कर्कश ध्वनि सुनना भी ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस पैदा करने के लिए पर्याप्त है। और इस बार आप अपने इंक्लूजन में एक जंगल में फंस गए थे। जंगल अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है। आमतौर पर जनरल लोगों की एक जंगल की कल्पना से ही सिचुएशन खराब हो जाती है और आपने खुद को जंगल में फंसा हुआ महसूस किया, जिसके कारण आपको स्लीपिंग पैरालिसिस का झटका आया था। डॉक्टर ने डिटेल में विक्रम को उसकी प्रॉब्लम समझाई। विक्रम और विकल्प दोनों ही बहुत ध्यान से डॉक्टर की बात सुन रहे थे। डॉक्टर, इस तरह की फोबिया से कोई खतरा तो नहीं है ना? विकल्प ने पूछा। नहीं, जब तक आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है तब तक तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस टाइम आपका कंट्रोल आपके दिमाग पर से हट जाएगा, या फिर ऐसा कहिए कि जिस दिन आपका डर आपके दिमाग को अपने कब्जे में ले लेगा, उस टाइम हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर ने कुछ गंभीर होते हुए कहा, यानी कि ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। विकल्प परेशान हो गया था। कोई भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है मिस्टर विकल्प, बल्कि हम अपने दिमाग को उस चीज के बारे में सोच सोचकर इतना थका देते हैं कि हमें वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। मिस्टर विक्रम के केस में भी ऐसा ही है। मेरी आपको यही सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के भीड़ में रहें। हर वक्त कोई ना कोई अगर आपके साथ रहेगा तो आपका दिमाग उसमें भी उलझा रहेगा। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आपकी गर्लफ्रेंड तो होंगी ही, उनके साथ ही आपकी शादी भी कर सकते हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। डॉक्टर रस्तोगी ने कहा। शादी? डॉक्टर रस्तोगी की बात सुनकर विकल्प और विक्रम झटके से सीधे हुए, और वो भी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप। विकल्प को तो जैसे अपने कानों सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? शादी करने के लिए कह रहा हूँ, सुसाइड करने के लिए नहीं। डॉक्टर रस्तोगी कुछ न समझते हुए बोले, क्योंकि विक्रम तो शादी की बात सुनकर थोड़ा चौंका जरूर था, लेकिन अब बिल्कुल सामान्य होकर बैठ गया था। पर विकल्प के चेहरे पर ऐसे भाव फैले थे जैसे किसी ने उससे विक्रम को कुएं में फेंकने के लिए कह दिया हो।